बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। अब इसमें सबसे पहली बात कि व्हाट इज़ अ यूजेटी। इससे पहले हमने ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा और हम देखा कि उसको कहा जाता है बीजेटी। बीजेटी मींस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बाइपोलर मींस कि उसमें दो तरह के चार्जेस मौजूद होते हैं, यानी होल्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी, और दो ही जंक्शन होते हैं, एक बेस एमिटर जंक्शन और एक कलेक्टर बेस जंक्शन, और वो ट्रांजिस्टर जो है वो कहलाता है। तो यहाँ पर यूजेटी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि इसमें एक ही आप बड़ी जो है वो क्रिस्टल लेते हैं। लेट्स सपोज ये एन टाइप जो है वो क्रिस्टल है। अब इस एन टाइप क्रिस्टल के अंदर ही हम क्या करते हैं, एक पी रीजन जो है वो फैब्रिकेट करते हैं। ये एक पी रीजन है। अब ये पी रीजन जो है ये मिड में भी रखा जा सकता है, मिड से थोड़ा सा ऊपर भी, और मिड से थोड़ा सा नीचे भी जो है वो रखा जा सकता है। ये जो पी रीजन है, ये इसके साथ एक इलेक्ट्रोड कनेक्ट हो जाएगा, उस इलेक्ट्रोड को एमीटर कहा जाता है। और ये जो एन रीजन है, ये जो चैनल है जिसके अंदर से करंट पास करना है, इसमें दो इलेक्ट्रोड अटैच किए जाते हैं। इस लोअर इलेक्ट्रोड को फर्स्ट बेस यानी बेस 1, और इस अपर इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाएगा, बेस 2। ये दोनों एन टाइप रीजन जो है वो हैं यहाँ पर। अब अगर आप देखें कि इसका मॉडल क्या बनेगा, देखें यहाँ पर है पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन का जो मॉडल होता है वो क्या होता है, एक डायोड। तो इसका मतलब है कि ये एमीटर कनेक्टेड है डायोड के पी रीजन के साथ। अब यहाँ पर जो है वो बेस 2 मौजूद है और यहाँ पर जो है वो बेस 1 मौजूद है। अब अगर आप देखें, ये डायोड है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन से लेके बेस 1 तक एक काफ़ी लार्ज रीजन है। इस रीजन की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, RB1 कहेंगे। और इसी तरह से ये पीएन जंक्शन से लेके ऊपर बेस 2 तक जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को हम RB2 कहेंगे, यानी ये इसका मॉडल है। अब अगर आप देखें कि ये एमीटर और बेस 1 जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस होगा या रिवर्स बाइस होगा, उसका पता कैसे चलेगा। अब देखें, पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस होने के लिए जो वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है वो कितना रिक्वायर्ड होता है, 0.7 वोल्ट, अगर वो सिलिकॉन का है। और उसके बाद ये जो RB1 के क्रॉस वोल्टेज है, उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। तो अगर आप देखें RB1 के क्रॉस जो वोल्टेज है, यानी अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज लिखूँ अक्रॉस RB1, तो आप देख रहे हैं RB1 और RB2 ये सीरीज़ में लगे हुए हैं। हमें वोल्टेज चाहिए RB1 के क्रॉस, तो वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला यहाँ पर आप लगा देंगे, RB1 ओवर RB1 प्लस RB2, यानी टोटल रेजिस्टेंस जो सीरीज़ में लगी हुई है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज। लेट्स सपोज आप बेस 2 पे जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं VBB, और बेस 1 को आप क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि बेस 2 और बेस 1 के दरमियान टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है VBB। आपको सिर्फ अगर RB1 के क्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट और ग्राउंड के दरमियान सिर्फ RB1 अटैच है, तो आप RB1 को न्यूमिनेटर में प्लेस करें। ओवर में देखें, बेस 2 और बेस 1 के दरमियान दो रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड है, आपने उनको कनेक्ट किया और VBB आ गया। अब ये जो RB1 ओवर RB1 प्लस RB2 है, इसको ईटा से ज़ाहिर किया जाता है। अब ईटा जो है वो क्या चीज़ है, एक्चुअली में आप देख चुके हैं कि ईटा क्या है, RB1 ओवर RB1 प्लस RB2। अब ये जो RB1 प्लस RB2 है, ये क्या है, ये बेस की टोटल रेजिस्टेंस है। यानी ये बेस 2 और बेस 1 के दरमियान जो टोटल रेजिस्टेंस है, उसको आपने ये नाम दे दिया RBB, टोटल बेस रेजिस्टेंस। और ऊपर जो है ये क्या है, RB1। अब देखें, RB1 की वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी, वो डिपेंड करता है कि आपने एमीटर को कहाँ पर फैब्रिकेट किया है। अगर आपने एमीटर को बिल्कुल मिड में फैब्रिकेट किया है इस चैनल के, तो हाफ रेजिस्टेंस ऊपर और हाफ नीचे, तो उस वक्त ईटा की वैल्यू 0.5 आएगी। और ईटा की वैल्यू नॉर्मली जो है वो 0.4 से 0.8 तक जो है वो क्या करती है, वेरी करती है। तो बाज़ार में जब आप यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर लेने जाएंगे, तो साथ वो आपसे पूछेंगे कि उसके ईटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब ईटा, अब बाज़ार वालों को तो नहीं पता होगा कि ईटा का क्या मतलब है, तो इस ईटा को कहा जाता है इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो।
तो ये आपको बताता है कि एमीटर किस जगह पे स्टैंड करता है। तो इसका मतलब है कि ये जो RB1 है इसकी वैल्यू जो है वो इस एमीटर की फैब्रिकेशन पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप मिड में रखेंगे तो RB1 और RB2 बराबर होंगे और उस केस में ईटा 0.5 होगा। अगर मिड से ऊपर रखते जाएंगे तो ईटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर आप बेस 1 के करीब यानी मिड से नीचे करते जाएंगे तो RB1 की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये जो मीटर है इसकी फैब्रिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मीटर और बेस 1 ये फॉरवर्ड बाइस कब होगा? अभी हमने कहा कि मीटर और बेस 1 के दरमियान दो चीज़ें हैं। एक तो है ये जंक्शन, इस जंक्शन के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको मैं कह दूंगा 0.7 प्लस RB1 के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको मैं कह देता हूँ VRB1। जब आप एमीटर के ऊपर इतना वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एमीटर और बेस 1 जंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। इस वोल्टेज को VP फायरिंग वोल्टेज भी कहा जाता है, पीक वोल्टेज भी कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे ही मीटर के ऊपर इतना वोल्टेज रीच करेगा ऑटोमेटिकली ट्रांजिस्टर जो है वो उसका मीटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। अब हम चलते हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरफ कि एक रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, अब एक जो बात यहाँ पर हम मिस कर रहे हैं वो ये है कि इस रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का सिंबल क्या होता है। सिंबल इसका ये होता है कि आप इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं दो वर्टिकल लाइन, ये B1 B2 और ये क्या होगा B1। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके उसको आपने एक डायोड की शक्ल में, लेकिन स्ट्रेट नहीं रखना, ठीक है, यहाँ पर एरो हेड जो है वो लगा दें, ठीक है। ये एमीटर है, तो ये हमारे पास जो है वो उसका सिंबल होगा UJT का जो हम यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट हम जो है वो इस सर्किट की बात करते हैं, ठीक है। सर्किट में फ़र्ज़ कर लेते हैं हमने एक रेजिस्टेंस लगा दी है, इस रेजिस्टेंस को मैं नाम देता हूँ RE। इसके साथ मैं जो है वो एक कैपेसिटर लगा देता हूँ सीरीज़ में। अब RE का मतलब है ये एमीटर के साथ कनेक्ट होगा, इसलिए ही हमने इसका नाम जो है वो RE जो है वो रखा। इसके साथ जो है वो UJT कनेक्ट हो गया। बेस 2 के साथ जो रेजिस्टेंस है मैं उसको नाम दे देता हूँ R2 का। बेस 1 के साथ जो रजिस्टर है उसको नाम दे देते हैं R1 का। और ये लोअर टर्मिनल को हम ग्राउंड कर देते हैं। ये अपर टर्मिनल को आप कनेक्ट करें और कनेक्ट करने के बाद एक बैटरी जिसका वोल्टेज VBB है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब सिचुएशन ये है कि इस वक्त आपने जो आउटपुट लेनी है, यानी हमें चाहिए ऑसिलेटर। अब ये जो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है ये किस तरह की वेव फॉर्म जनरेट करता है? ये साटूथ वेव फॉर्म जनरेट करता है, लेकिन कहाँ पर जनरेट करता है? इस एमीटर टर्मिनल के ऊपर होगा ये। जैसे ही आपने यहाँ पर VBB अप्लाई किया तो कुछ वोल्टेज जो है वो R2 के क्रॉस डेवलप हो जाएगा और कुछ वोल्टेज जो है वो R1 के क्रॉस, क्योंकि VBB और ग्राउंड के दरमियान क्या मौजूद है? ये पूरा का पूरा रास्ता मौजूद है। यानी आप समझें B2 के साथ जो रजिस्टर लगा हुआ है R2 और B1 के साथ जो रजिस्टर लगा हुआ है वो दोनों कैसे हैं? सीरीज़ में अटैच हुए हैं। इसका मतलब है इस वक्त R1 के अक्रॉस जो है कुछ ना कुछ वोल्टेज जो है वो ज़रूर आ रहा है। अब होगा ये कि जैसे ही अब R1 जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है? बेस 1 के साथ। यानी R1 एक्चुअली में वो रजिस्टर है जो बेस 1 और ग्राउंड के दरमियान जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि बेस 1 के ऊपर जो वोल्टेज था, अभी हमने यहाँ पर देखा था बेस 1 के क्रॉस जो वोल्टेज था वो था ईटा टाइम्स VBB, ठीक है। वो इसकी इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो जो है वो आपको बताएगी। होगा ये कि बेस 1 के ऊपर जो वोल्टेज है उसको तो आपने नाम दे दिया ईटा टाइम्स VBB। कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है। अनचार्ज होने का मतलब है कि इस वक्त जो है वो 0 वोल्ट है यहाँ पर। इसका मतलब है कि एमीटर के ऊपर वोल्टेज बहुत कम है और हमने कहा था एमीटर और बेस 1 जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस होने के लिए एमीटर पे एटलीस्ट इतना वोल्टेज ज़रूर होना चाहिए। तो होगा ये कि इस बैटरी से करंट निकलेगा, वो करंट RE में से होता हुआ इस पॉइंट पे पहुंचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर दो रास्ते हैं, या तो इस ट्रांजिस्टर के अंदर दाखिल हो जाए या इस कैपेसिटर को चार्ज करे। लेकिन ट्रांजिस्टर में तो दाखिल उस वक्त करंट होगा जब ये एमीटर बेस 1 जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस होगा, लेकिन ये तो फॉरवर्ड बाइस नहीं है क्योंकि इस वक्त इधर वोल्टेज बहुत कम है। ये तो बेस एमीटर जंक्शन के ऊपर लगे हुए इस डायोड को भी फॉरवर्ड बाइस नहीं कर पा रहा 0 वोल्ट जो है। तो इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में करंट जो है वो RE के बाद कहाँ पर दाखिल होगा? कैपेसिटर में। अब कैपेसिटर जो है
वो एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है, ठीक है। यानी अगर कैपेसिटर की चार्जिंग का ग्राफ देखें तो वो इस तरह से एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा और ज़ीरो से चार्ज होता है VBB तक पहुंचेगा। लेकिन कैपेसिटर जैसे ही चार्ज हो रहा है एक्सपोनेंशियली, एक वक्त ऐसा आएगा कि कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है, क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है ग्राउंड और एमीटर के दरमियान, ये कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वही वाला वोल्टेज एमीटर टर्मिनल के ऊपर जो है वो अपीयर हो रहा है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो बढ़ता बढ़ता किस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, VP पे पहुंच जाएगा। जैसे ही वो VP पे पहुंचेगा उस वक्त ये एमीटर और बेस 1 जंक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस। कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव और ये वाली प्लेट क्या है, नेगेटिव हो चुकी है। लेकिन जैसे ही एमीटर बेस 1 जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगा, अब कैपेसिटर से करंट निकलेगा, यानी अब कैपेसिटर एनर्जी का सोर्स बन जाएगा और उसमें से करंट निकलता हुआ R1 के ज़रिए इस ग्राउंड टर्मिनल तक पहुंचेगा या इस नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगा। इसका मतलब अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब आप जानते हैं कैपेसिटर की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के लिए आप एक टर्म यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिसमें कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम या इक्विलिब्रियम वैल्यू का 63% तक चार्ज हो जाता है या 63% जो है वो डिस्चार्ज होता है। 100 से डिस्चार्ज होता 37% पे पहुंच जाता है। अब चार्जिंग टाइम कांस्टेंट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस के बराबर होता है। जब चार्ज हो रहा था तो उस वक्त RE के ज़रिए करंट आके कैपेसिटर को चार्ज कर रहा था। इसका मतलब है कि ये जो चार्जिंग के वक्त ये जो डिले टाइम है या ये जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है उसका, वो किसके बराबर है, वो है RE × C। ये मैं TC का मतलब है चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। और डिस्चार्ज वो किसके ज़रिए हो रहा है, डिस्चार्ज वो हो रहा है R1 के ज़रिए। तो इसका मतलब है जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, R1 × C के ज़रिए। तो अब ये जो R1 की वैल्यू अगर आप बहुत कम रख दें तो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कैपेसिटर एट वंस डिस्चार्ज होगा। लेकिन चार्जिंग टाइम कांस्टेंट 0 नहीं हो सकता क्योंकि आपने RE की वैल्यू जो है वो बहुत कम नहीं रखी, नॉमिनल वैल्यू जो है वो रखी है। इसका मतलब है कैपेसिटर चार्ज तो हो रहा है किसके ज़रिए, RE के ज़रिए। लेकिन चार्ज होते होते जैसे ही वो पहुंचा इस VP वोल्टेज के ऊपर, तो एमीटर और बेस 1 जंक्शन के फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से कैपेसिटर एट वंस क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ तो एमीटर का वोल्टेज दोबारा से जो है वो कितने वोल्ट पे पहुंच गया, 0 वोल्ट पे। अब जैसे ही दोबारा 0 वोल्ट पे पहुंचा तो ये एमीटर बेस 1 जंक्शन जो है वो दोबारा से क्या हो गया, रिवर्स बाइस हो गया। अब रिवर्स बाइस होने का मतलब है इसमें से तो करंट नहीं दाखिल हो सकता। अब दोबारा से वही वाला पाथ कि पावर सप्लाई से करंट निकलेगा, RE के ज़रिए इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब है कि अब ये कैपेसिटर को दोबारा से चार्ज करेगा। कैपेसिटर चार्ज होते होते दोबारा VP लेवल पे पहुंचेगा और उसके बाद एकदम से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा R1 के ज़रिए। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा इंडेफिनेट टाइम के लिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम जो है उसको क्या कहा जाएगा, टाइम पीरियड कहा जाएगा। अब आप सब जानते हैं कि कैपेसिटर की चार्जिंग इक्वेशन, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, वो उसका फॉर्मूला होता है इक्विलिब्रियम वोल्टेज। इक्विलिब्रियम वोल्टेज का मतलब है सप्लाई वोल्टेज जो आपने यहाँ पर दिया है VBB × 1 - e⁻⁻t / RC। मैं RC की जगह जो है वो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, REC लिख रहा हूँ, क्योंकि चार्जिंग टाइम कांस्टेंट आप पहले ही डिसाइड कर चुके हैं किसके बराबर है, RE × C। अब आपने देखा कि वोल्टेज रीच करता करता किस लेवल पे पहुँचता है, 0.7 + VRB1। अब 0.7 VRB1 बेस 1 के ऊपर आने वाले वोल्टेज को आपने क्या नाम दे दिया है, ईटा टाइम्स VBB। सपोज करें कि आपने ये जो पावर सप्लाई लगाई है, लेट सपोज मैं कहता हूँ ये कितना है, 15 वोल्ट, और ईटा की वैल्यू हम जो है वो 0.5 ले लेते हैं। तो 0.5 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 7.5 वोल्ट। अब ये जो 7.5 वोल्ट है ये इस 0.7 के मुकाबले में एटलीस्ट 10 टाइम्स लार्ज है। तो ये जो 0.7 है ये नेग्लिजिबल है किसके मुकाबले में, ईटा टाइम्स VBB के मुकाबले में। इसका मतलब है कि ये जो VP वोल्टेज है ना, हम इस VP की जगह 0.7 को निगलेक्ट कर देंगे, जस्ट किसके बराबर इसको अज्यूम कर लेंगे, ईटा टाइम्स VBB के बराबर इसको अज्यूम कर लेंगे। अब VC कैपेसिटर का वोल्टेज जो है वो बढ़ता बढ़ता किसके बराबर होना है, VP।
तो वी पी की जगह आप क्या लिख दें, ईटा टाइम्स वी पी बी। अब यहाँ पर लिख दें ईटा टाइम्स वी पी बी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं वी बी बी इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी ओवर आर ई सी। अब आपने ये कहा कि जब वोल्टेज ज़ीरो से राइज करके वीपी पे पहुंचेगा उस वक्त जो टाइम गुजरेगा वो किसके बराबर होगा, कैपिटल टी के। इसलिए इस स्मॉल टी की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, कैपिटल टी। अब ये ईटा ईटा से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड पे 1 है, ये लेफ्ट साइड पे ईटा बचेगा, ईटा को इधर ला के क्या कर दें, माइनस कर दें। और ये जो नेगेटिव वाली टर्म है ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ई रेज टू द पावर माइनस कैपिटल टी ओवर आर ई इंटू सी। ये आपके पास जो है वो इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। अब आप सिर्फ इतना काम करें कि इस इक्वेशन की दोनों साइड पे नेचुरल लॉगरिथम जो है वो ले लें। अब आप जानते हैं कि ये जब ई का नेचुरल लॉगरिथम लिया जाता है तो वो 1 के इक्वल होता है, तो ये बनेगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस कैपिटल टी ओवर आर ई इंटू सी, सो ये कैपिटल सी है, इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस ईटा। अब आप ये पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी, तो बनेगी माइनस टी ओवर आर ई सी इंटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस ईटा। ये नेगेटिव साइन इधर चला जाएगा, तो ये बनेगा माइनस लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस ईटा। यहाँ पर सिर्फ बचेगा टी ओवर आर ई इंटू सी। तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन आ रही है। अब ये जो नेगेटिव साइन है इससे पहले मैं ज़ीरो भी तो लिख सकता हूँ, यानी ज़ीरो माइनस लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस ईटा। तो आप जानते हैं ज़ीरो को यूँ भी लिखा जा सकता है, लॉगरिथम ऑफ 1। अब जब दो लॉगरिथम माइनस हो जाएं तो वो उनको सब्ट्रैक्ट करने की बजाय एक ही लॉगरिथम के साथ यूँ डिवाइड करके ले लिया जाता है। तो ये आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ 1 ओवर 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू टी ओवर आर ई सी। तो ये जो सी है और आर ई है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टी इज इक्वल टू आर ई सी लॉगरिथम ऑफ 1 ओवर 1 माइनस ईटा। तो ये है टाइम पीरियड किस चीज़ का, ये जो हमारे पास सॉटूथ वेव बन रही है। अब ये जो टाइम पीरियड है, ईटा तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, या ईटा की वैल्यू तो आपको पता है एक रेंज के अंदर है 0.4 से 0.8 तक, ठीक है। वो तो आपको जो भी मिल जाए या जो आप ख़रीद लें। ये किस पे डिपेंड कर रही है, आर ई और सी की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब है कि हम ये जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं इनकी हेल्प से टाइम पीरियड को अपनी मर्ज़ी की वैल्यू के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। और फ्रिक्वेंसी जो है वो किसके बराबर होती है, वो होती है 1 ओवर टी के बराबर। अब ये जो लॉगरिथम ऑफ 1 ओवर 1 माइनस ईटा है इसको के कह दिया जाता है, तो ये बन जाएगा के इंटू आर ई सी, यानी के की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 ओवर 1 माइनस ईटा, ये के है। तो जब आप फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1 ओवर के इंटू आर ई इंटू सी। और ये जो के है, के की वैल्यू हर यू जे टी के लिए फ़िक्स होगी, क्योंकि हर यू जे टी के लिए ईटा की वैल्यू फ़िक्स होती है। तो जब आप यहाँ पर एक ईटा की फ़िक्स्ड वैल्यू पुट कर देंगे तो के की भी आपके पास एक फ़िक्स्ड वैल्यू या एक नंबर के तौर पे जो है वो आपके सामने आएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।